अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू टॉपिक। तो आज जो है ना हम इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। पैथोलॉजी असल में डिप्लोमा में सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और बीएस में जो है ना ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिजीज़ के हवाले से। और डिजीज़ वाला टॉपिक जो है ना ये असल में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सही है ना। तो आज जो है ना हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि पैथोलॉजी है क्या चीज़, कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ है, कौन कौन से ऐसे टाइप ऑफ डिजीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सही हो गया। तो मेरा नाम है बशारत अली और चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम स्टडी करने वाले हैं कि पैथोलॉजी असल में है क्या चीज़, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको समरी बता देता हूँ कि पैथोलॉजी असल में है क्या चीज़। द पैथो मीन्स सफरिंग एंड द लॉगस मीन स्टडी। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा किसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, कोई जो है ना सफरिंग में है किसी भी कंडीशन में, यहाँ पे डिजीज़ की बात हो रही है और जब हम उनकी स्टडी करें तो इसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। सही है। पैथो मीन सफरिंग एंड लॉगस मीन स्टडी। अच्छा, पैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सफरिंग एंड द साइंटिफिक स्टडी, यहाँ से अब देख लो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। मतलब क्या है कि हम इसमें जो है ना किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, इसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और डिजीज़ के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे, एक तो हम उसकी कॉज के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब वजह क्या है, ये बीमारी क्यों जो है ना यहाँ पे लगी हुई है। और हम जो है ना इसकी प्रोग्रेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि ये किस तरह से हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है, किस तरह से हमारे बॉडी में डिवेलप हो रहा है और किस तरह से हमारे सेल में जो है ना ये चेंजेस बना रहा है। ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, ये पैथोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए डिजीज़ is called pathology are the alteration that occurs when abnormal influence affect cell tissue or body system। मतलब क्या है अल्टरेशन, किसे कहते हैं, अल्टरेशन हम कहते हैं चेंज को। ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि या तो हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए डिजीज़ करते हैं तो इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, या कोई एबनॉर्मल इन्फ्लुएंस आ जाए, एबनॉर्मल बंदा आ जाए और वो क्या करे, हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर अल्टरेशन करे। अल्टरेशन का क्या मतलब है, कोई चेंज को जो है ना लागू करे। तो वो एबनॉर्मल इन्फ्लुएंस कौन होगा, या तो वो बैक्टीरिया होगा या वायरसेस होगी या फंजाई हो सकते हैं एट्सेट्रा। और वो उनको क्या करेंगे, हमारी सेल को अफेक्ट करेंगे या हमारी टिश्यूज़ को अफेक्ट करेंगे या हमारी बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी अगर हम बात कर लेना तो इसका ख़ुलासा ये है कि हम डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि डिज़ीज़ क्या चीज़ है। दूसरी हम उसकी कॉज के बारे में स्टडी करेंगे। तीसरी जो है ना हम उसकी डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि मतलब हमारे बॉडी में ये अगर ये बैक्टीरियाज या वायरस प्रेजेंट है तो ये किस तरह से हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है या हमारी बॉडी में चेंज ला रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजी कहेंगे। अच्छा, it involves the investigation of the causes of a disease and the associated changes at the level of the cell, tissue and organ। ये अब ये बता रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉज करेंगे कि किस वजह से जो है ना ये डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ गई है। ठीक है। हम इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं, कि पूछताछ करना। ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉज ऑफ ए डिजीज़ एंड द एसोसिएटेड चेंजेस एट द लेवल ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। वही बात है कि सेल के लेवल पे जो चेंजेस हमारे बॉडी में ड्यू टू एनी डिजीज़ आ रहे हैं, ड्यू टू एनी एबनॉर्मल इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे किस चीज़ में, पैथोलॉजी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट डज ए पैथोलॉजिस्ट डू। अब पैथोलॉजिस्ट जो है ना वो क्या करेगा, मतलब उसका काम क्या है।
A pathologist is a medical health care provider who examine bodies and bodies tissues. अब सिंपल सी बात है कि हमने डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, एक तो सेल की कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और दूसरा जो है ना सेल को डिस्कस करेंगे, जो सेल में चेंजेस है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सेल की चेंजेस को जो है ना स्टडी करना है तो आपको हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या बता रहा है कि ये एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है हु एग्जामिन बॉडीज़ एंड बॉडीज़ टिश्यूज़। क्या करता है वो, बॉडीज़ को और जो बॉडी टिश्यूज़ है उसको एग्जामिन करता है, उसकी स्टडी करता है। अच्छा, ही और शी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग लैब टेस्ट। अगर ये जो है ना पैथोलॉजी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी टिश्यूज़ को जो है ना स्टडी नहीं करेगा बल्कि ये लैब टेस्ट भी करवाएगा। A pathologist helps other healthcare providers reach diagnosis and is an important member of the treatment team. क्या मतलब है अब इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर में सिर्फ पैथोलॉजिस्ट तो नहीं है ना, सिर्फ डॉक्टर्स तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है तो वो अकेले ही सारा काम तो नहीं कर सकता ना। मतलब अगर आपको पता हो कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाए, मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्टर के पास चले गए और आपको एक बीमारी है, तो वो क्या करेगा, आपको कुछ टेस्ट जो है ना प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो उस टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। वो आपका जो लैब टेस्ट है ना वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिस्ट की बात हो गई। अगर डॉक्टर ने आपको जो है ना क्या किया है, एक्सरे जो है ना प्रिस्क्राइब किया है, तो आप फिर क्या करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। वो आपका एक्सरे परफॉर्म करेगा और फिर आपको क्या हो जाएगा, डॉक्टर को आसानी हो जाएगी कि आप में कौन सी बीमारी प्रेजेंट है। तो इस तरह से पैथोलॉजिस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, ये सारे क्या करते हैं, ये अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हेल्प करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, ये पैदा करने में हेल्प करते हैं कि इस बंदी को कौन सी डिजीज़ है। अच्छा, सो he or she is responsible for performing lab test and also a important member of the treatment team. अच्छा, ये तो कुछ हो गई डिफिनीशन ऑफ दी पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी क्या चीज़ है और पैथोलॉजिस्ट करते क्या है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पैथोलॉजी। मतलब क्या है कि कुछ हर एक सब्जेक्ट के कुछ टर्म्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पैथोलॉजी भी प्रेजेंट है, जिस तरह हमने फार्माकोलॉजी में देखा, जिस तरह हमने पब्लिक हेल्थ में देखा, जिस तरह से हम जो है ना फर्स्ट एड में यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से टर्म्स होते हैं, सही है। तो पहला टर्म क्या है, ये बड़ा आसान है, डिजीज़। ए डिजीज़ में बी डिफाइन एज अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल एग्जिबिट्स एन एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल बंदे का क्या हो, एनाटॉमी में फ़र्क आ जाए या उसकी फिजियोलॉजी में फ़र्क आ जाए या उसकी बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिजीज़ कहेंगे। अब ये आपकी तीनों सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियो एंड पैथोलॉजी। एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री तो आपने स्टडी की होगी। तो अगर किसी बंदे की बॉडी में एनाटॉमिकल डेविएशन आ जाए या फिजियोलॉजिकल डेविएशन आ जाए या बायोकेमिकल डेविएशन आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। डिविएशन का क्या मतलब है, अवे फ्रॉम नॉर्मल या अदर देन नॉर्मल, अदर देन नॉर्मल से हटकर। अगर किसी बंदे का एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री ठीक है तो ये मतलब हेल्थी है। अगर इसकी या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क आ जाए तो इसकी क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। अच्छा, any deviation from or interruption of the normal structure or function of any part। वही बात है कि अगर किसी बंदे के नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन में इंटरप्शन आ जाए या उसकी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिजीज़ कहते हैं। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से कि डिजीज़ किस तरह से क्लासिफाई हुई है। तो अब देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़।
तो पहला हमारा है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन्फ्लेमेशन आपका एक पूरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो है ना इन्फ्लेमेशन, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एनी टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी आ जाए तो एक इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। और ये इम्यून रिस्पॉन्स क्यों होगा? मिसाल के तौर पर आपको जो है ना आपके हैंड पे, आपके हाथ पे क्या लग गई है, आपके हाथ पे कोई कट लग गई है और वहाँ से जो है ना क्या हो रहा है, खून बह रहा है। तो खून बहने के साथ साथ एक और चीज़ भी हो जाती है कि वो एरिया क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या होगा, एक रिस्पॉन्स होगा जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया। अच्छा, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम होंगे। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में अगर हम देख ले तो हमारे पास हो सकता है स्वेलिंग, वहाँ पे स्वेलिंग होगा। इसके अलावा हीट होगा, उसके अलावा रेडनेस, इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। स्वेलिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है ना वो जगह स्वेल हो जाती है। हीट का मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि WBC क्या कर रहा है, WBC वहाँ तक अपने आप को पहुँचा रहा है। तो ब्लड सप्लाई जहाँ पे भी तेज़ होगी, जहाँ पे भी ज़्यादा होगी, वहाँ हीट की प्रोडक्शन होगी। रेडनेस क्यों होगा? ड्यू टू ब्लड सप्लाई। और लॉस ऑफ फंक्शन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे इंजरी है, तो वो जगह पे जो है ना वो जगह अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब मैंने ये चीज़ इसलिए बताई कि कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कौन कौन से हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, TB कहते हैं, सही है, एंड अपेंडिसाइटिस। रिमेंबर वन थिंग, ये आइटिस का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आइटिस का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। क्लियर हो गया? लाइक अपेंडिसाइटिस, तो ये एक एग्जांपल है इन्फ्लेमेशन। जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गया, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गए। इसके अलावा डीजेनरेटिव डिजीज़, डीजेनरेटिव डिजीज़ किसको कहते हैं? डीजेनरेटिव डिजीज़ उसको कहते हैं कि जो है ना ये प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव हो मतलब बढ़ता जा रहा हो। और दूसरी इसमें बात ये हो कि इसकी कोई जो है ना लो चांसेस ऑफ फुल ट्रीटमेंट, यहाँ पे चांसेस कम हो कि आपकी जो डिजीज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि डीजेनरेटिव डिजीज़ हमेशा क्या होते हैं, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, ये और ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है। तो डीजेनरेटिव डिजीज़ इसमें एग्जांपल क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का बीमारी है, यहाँ पे भी आइटिस आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जॉइंट्स की बीमारी है, ठीक है ना। वहाँ पे जॉइंट्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन ये वाला जो डिज़ीज़ आपको पता होगा, जोड़ों की बीमारी हम इसे कहते हैं, तो ये क्या कहता है, ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये जो है ना जल्दी से ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डीजेनरेटिव डिजीज़, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, दूसरा है डीजेनरेटिव डिजीज़। अब आ जाते हैं न्यूप्लास्टिक डिजीज़। न्यूप्लास्टिक डिजीज़ हम किसे कहते हैं? न्यूप्लाज्म का मतलब है कैंसर, ठीक है। या अगर हम न्यूप्लाज्म की बात करें तो एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ ऑफ सेल।
जब भी हमारे बॉडी में एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ ऑफ द सेल हो ना, इसको हम कहते हैं न्यूप्लाज्म। न्यू ग्रोथ ऑफ द सेल तो होता है, लेकिन ये एबनॉर्मल वाला वर्ड ज़रूर याद रखिया करो, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता, ये एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। तो न्यूप्लास्टिक डिजीज़ में हमारे पास कौन सा है? लंग कैंसर। ठीक हो गया। इसके अलावा आ जाते हैं ट्रॉमेटिक डिजीज़। ट्रॉमेटिक डिजीज़ का क्या मतलब है? वो वाली डिजीज़ ये जो कोई एक्सीडेंट से आ जाए। ठीक है, आपने मोटर बाइक एक्सीडेंट कर दिया, या आपको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया, या आपके जो है ना आपके ऊपर कोई छत गिर गई, या किसी जगह से आप गिर गए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉमेटिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, आपके जो है ना आपके पास कोई आपके साथ जो है ना कोई क्या हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉमेटिक डिजीज़ कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? तो फ्रैक्चर ऑफ बोन क्या है? इसकी एग्जांपल है। तो हमारे पास मेनली कौन कौन से हुए? एक हो गया इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उसकी एग्जांपल है अपेंडिसाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। फिर हमारे पास हो गया डीजेनरेटिव डिजीज़, जिसकी एग्जांपल है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर हो गया न्यूप्लास्टिक डिजीज़, तो इसकी एग्जांपल है लंग कैंसर। फिर हो गया ट्रॉमेटिक डिजीज़, तो इसकी एग्जांपल है फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। सो व्हाट इज़ इथियोलॉजी? इथियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दी पैथोलॉजी। सही है, हमने बात की थी ना कि हम क्या करेंगे, हम जो है ना पैथोलॉजी में कॉज को फाइंड आउट करेंगे, कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब ये वही चीज़ है। एथियोलॉजी हम किसे कहते हैं? So, the term etiology refers to a study of the cause of a disease. An etiological agent is a factor, bacterium, virus responsible for the lesion or disease state. क्या मतलब है इसका? बहुत ही आसान है। एथियोलॉजी, मिसाल के तौर पर आपको एक डिजीज है नमूनिया, क्लियर? तो अब पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि इसकी कॉज क्या है, तो आपको पता चल गया कि इसकी जो कॉज है ना वो क्या है? वो बैक्टीरिया है। सही हो गया। अब नमूनिया की कॉज क्या है? बैक्टीरिया है ना। तो मैं असल में इथियोलॉजी हम किसे कहते हैं? इथियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज। हम कॉज को डिस्कस करेंगे कि कॉज क्या चीज़ है और किस तरह से ये कॉज जो है ना नमूनिया कॉज करता है। सो द एथियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कॉज। हम वजह को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ये जो इसकी जो कॉज है, इसका जो वजह है, ये क्या कर रहा है, ये डिज़ीज़ जो है ना पैदा कर रहा है। और अगर ये कोई डिज़ीज़ पैदा कर रहा है तो ये है क्या चीज़, ये कौन सी चीज़ है? बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, ये क्या चीज़ है? तो जब हम कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉज के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एथियोलॉजी कहेंगे। ठीक हो गया। सो ये क्या बता रहे हैं? द टर्म एथियोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ ए डिजीज। डिजीज की कॉज क्या है उसके बारे में स्टडी करना, इसको हम एथियोलॉजी कहेंगे। आगे हम सिर्फ और सिर्फ एथियोलॉजी की बात करेंगे, हम कॉज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या बता रहा है कि एन एथियोलॉजिकल एजेंट इज़ ए फैक्टर। लाइक अगर कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है, और वो इस लेजन के लिए, इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उस कॉज को क्या करेंगे? हम उस कॉज को डिस्कस करेंगे। जब हम इस कॉज को डिस्कस करेंगे तो इसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से ये हमारे पास ये कॉज है, इस तरह से इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रोग्नोसिस के हवाले से बात कर लेते हैं। सो प्रोग्नोसिस असल में इट इज़ एन आउटकम ऑफ ए डिजीज़। क्या मतलब है इसका? आसान है, अब देख लो। द टर्म प्रोग्नोसिस रिफर्स टू द प्रोबेबली आउटकम ऑफ ए डिजीज़ इन ए लिविंग इंडिविजुअल। पहले हम इसको देख लेते हैं। इट इज़ ए क्लिनिकल एस्टीमेट ऑफ द सेवेरिटी एंड पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए डिजीज़। ये बात याद रख लिया करो। सेवेरिटी, एस्टीमेट ऑफ द सेवेरिटी, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए डिजीज़। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोग्नोसिस
is a medical term for predicting the likely or expected development of a disease, including whether the signs and symptoms will improve or worsen or remain stable over time. क्या मतलब हुआ इसका? ये हमें बता रहा है कि जब हम किसी डिज़ीज़ के बारे में इस्टीमेट लगाएं कि अच्छा ये बंदा बीमार है, तो अगर ये इस स्टेज पे इस तरह के बीमार है तो इसका जो है ना 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या जो है ना इसकी डिज़ीज़ की आउटकम क्या होगी, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा होंगे, या ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, या ये जो है ना और भी ख़राब हो रहा है। तो किसी डिज़ीज़ के हवाले से अपनी राय देना, इस्टीमेट लगाना कि ये बंदा बच जाएगा, ये बंदा जो है ना ठीक हो जाएगा, ये बंदा अच्छी तरफ जा रहा है, ये बंदा जो है ना ख़राब हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इस्टीमेट कहते हैं। तो इस इस्टीमेट को बताना, इसको मैयर करना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस कहते हैं। सही हो गया। अगर एक बंदा बीमार है और उसकी हालत ख़राब है और उसकी जो लैब टेस्ट है, जितनी भी आपने टेस्ट कराए, तो आपको ये लग रहा है कि इसकी ये जो डिज़ीज़ है ना, ये क्या हो सकती है? ये और ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपने क्या बताया? आपने इस्टीमेट बताया ना कि इसकी जो डिज़ीज़ है ये और भी सवेयर हो सकती है। तो अगर इसकी डिज़ीज़ सवेयर हो सकती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम फिर क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि प्रेडिक्शन करना कि आगे जो है ना इस डिज़ीज़ में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस कहते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस की तरफ आ जाते हैं। सो डायग्नोसिस किसे कहते हैं? डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस जो है ना, तशख़ीस करना, किसी डिज़ीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। अच्छा, द टर्म डायग्नोसिस refers to the determination of the nature of a disease expressed in a concise manner. डायग्नोसिस का क्या मतलब है? किसी के बारे में ये जानना कि ये डिज़ीज़ कहाँ तक है, ठीक है, मतलब इसकी सवेरिटी क्या है, ये कितना सवेयर है, कितना हमारे बॉडी को इसने डैमेज किया है, और ये जो है ना कौन सी डिज़ीज़ है, ये सारी चीज़ें हम इसको क्या कहते हैं? डायग्नोसिस कहते हैं। अगर आपने डॉक्टर की पेज पे देखा होगा तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ होता है DX, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, और यहाँ पे जो है ना वो सारे जो है ना रिज़ल्ट लिखते हैं कि अच्छा इसको ये है, ये वाली डिज़ीज़ है, ये वाला डिज़ीज़ है, ये वाला डिज़ीज़ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ ए डिज़ीज़। नेचर ऑफ डिज़ीज़ का क्या मतलब है? नेचर ऑफ डिज़ीज़ का मतलब ये है कि ये जो डिज़ीज़ है ये अब किस नेचर में है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, कितना जो है ना बॉडी को ख़राब किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का पता लगाना, ये इसको हम क्या कहते हैं? डायग्नोसिस कहते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पैथोजेनेसिस एंड बायोप्सी। पैथोजेनेसिस क्या एक चीज़ है? ये मैंने पब्लिक हेल्थ में डिप्लोमा वालों को बताया है, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। सो pathogenesis, the term pathogenesis refers to the progressive development of a disease from the time it is initiated to its final conclusion in recovery or death. क्या मतलब है कि अगर बंदे को किसी बंदे का इंटरेक्शन फर्स्ट डेट पे आ गया है, फर्स्ट डेट ऑफ जनवरी पे आ गया है, क्लियर, तो यहाँ इस इंटरेक्शन से लेकर जब तक ये बंदा ठीक नहीं हो जाता, या ये बंदा, इस बंदी की जो है ना रिकवरी नहीं हो जाती, या इस बंदी की डेथ नहीं हो जाती, तो इसके दरमियान ये जो जितने भी डेज़ हैं ना, जितने भी यहाँ पे ये प्रोग्रेशन हुआ, ये डेवलपमेंट ऑफ ए डिज़ीज़ हुई, जितने भी इवेंट्स हुए, इवेंट्स का मतलब ये है कि कभी इसका बुखार हो गया, कभी जो है ना इसको जो है ना कफिंग हो रही थी, कभी जो है ना इसकी सांस जो है ना ख़राब हो रही, तो ये सारे क्या थे? ये सारे इवेंट्स थे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है कि द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है किस चीज़ की? डिज़ीज़ की। फ्रॉम द टाइम इट इज़ इनिशिएटेड, जब पहले दिन से जो इनिशिएट हुआ,
टू इट्स फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? अगर आपको एक डिजीज़ लग गई है तो उसकी फाइनल कंक्लूजन या तो ये होगी कि आप ठीक हो जाएंगी या आपकी जो है ना डेथ वाक़या हो जाएगी। तो पहले दिन से लेकर यहाँ तक आपकी रिकवरी या डेथ तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें जितने भी इवेंट्स हुए, इसमें जितने भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुए, इसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, बायोप्सी के बारे में बात कर लेते हैं। सो द बायोप्सी refers to the removal and examination of tissue obtained from the living body। अब हमने बात की ना कि पैथोलॉजी में हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं ना, या टिश्यू की स्टडी करते हैं ना, या ऑर्गन सिस्टम की स्टडीज़ करते हैं ना, लेकिन वो क्या होती है, वो सेलुलर लेवल पे होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बायोप्सी असल में एक प्रोसीजर है जिसमें हम रिमूवल करते हैं एंड किस चीज़ की, हम एक बॉडी से क्या कर लेते हैं, टिश्यू जो है ना, टिश्यू रिमूव कर देते हैं और उसकी फिर जो है ना एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ये क्या बता रहा है। बायोप्सी रिफर्स टू द रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी से जो टिश्यू को रिमूव किया है, फिर हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं कहाँ पे, लैब में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी। ये वाला प्रोसीजर मोस्टली जो है ना ये कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने पता लगाना है कि आपकी बॉडी में कैंसर है या इस जगह पे कैंसर हो सकती है, डॉक्टर को शक है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी बायोप्सी करेगा, आपकी वहाँ से जो है ना क्या करेगा, एक टिश्यू लेगा और वो टिश्यू जो है ना लैब में उसको टेस्ट करेगा, फिर आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे आपकी रिज़ल्ट इस तरह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। मिसाल के तौर पर मोर्टेलिटी क्या चीज़ है, डेथ रेशो इन ए कम्युनिटी, एंड मोर्बिडिटी इज़ डिजीज़ रेशो इन ए कम्युनिटी। मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि मैं अगर बताऊं कि कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी कितनी है, मतलब क्या है कि ये इसकी जो डेथ की तादाद है ना कम्युनिटी में, वो ज़्यादा है या कम है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि 100 बंदे हैं, उसको कोरोना हो गया है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये रेशो की बात हो रही है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि अच्छा मैंने तो मोर्टेलिटी रेट को डिस्कस करना है, तो मैं देखूंगा कि कम्युनिटी में जिस बंदे को कोरोना वायरस है तो वो उससे बच गया है या उसकी डेथ वाक़या हो गई है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 90% लोग जो है ना, 90% जो है ना वो क्या हो गए थे, उसकी डेथ हो गई थी। तो मतलब डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना कम्युनिटी में किसी डिज़ीज़ की वजह से। तो फिर आप क्या कहेंगे कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो क्या है, वो हाई है। मतलब कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो हाई है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग कम्युनिटी में मर रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि मिसाल के तौर पर टाइफाइड फीवर है, ठीक है, और आप जो है ना स्टडी करो, आपने डेटा कलेक्ट किया और 100 बंदों से आपने डेटा लिया, उन 100 बंदों को टाइफाइड हो गई है, लेकिन उसमें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदा टाइफाइड की वजह से उसकी डेथ हो गई है। क्लियर? तो फिर क्या आप क्या कहेंगे कि द मोर्टेलिटी रेट ऑफ टाइफाइड इज़ लो, क्योंकि ज़्यादा बंदे यहाँ से टाइफाइड की वजह से नहीं मर रहे थे। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेथ रेशो इन ए कम्युनिटी के एक डिज़ीज़ की वजह से कितनी मौत हो रही है, कितनी मौत वाक़या हो रही है। क्लियर? अब डिज़ीज़ रेशो का क्या मतलब है कि एक कम्युनिटी में एक डिज़ीज़ कितनी प्रेजेंट है। सही है ना। मिसाल के तौर पर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो आप कहेंगे कि ये वाला डिज़ीज़ है, ये वाला डिज़ीज़ है, ये वाला डिज़ीज़ है, इसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। और मिसाल के तौर पर आप कहेंगे जो 4, 5, 6 वाली डिज़ीज़ है, इसकी जो है ना मॉर्बिडिटी कम है, क्योंकि ये पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेथ रेशो, कितनी मौत वाक़या हो रहे हैं, और डिज़ीज़ रेशो का मतलब है कि कितनी बीमारियां यहाँ पे फैल रही है। क्लियर? उसकी रेशो क्या है कम्युनिटी में। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिजीज़ में ये कुछ जो है ना क्या है, ये कुछ टर्म्स है, इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर, एक्यूट लंग डिजीज़, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इस तरह के बहुत सारे जो है ना
टर्म्स यूज़ होंगे। ये एक्यूट और क्रॉनिक से जो है ना आपकी जो है ना वो नहीं है। आप पैथोलॉजी में एक्यूट और क्रॉनिक का वर्ड हमेशा यूज़ करेंगे, तो इसको समझ लो। एक्यूट किसे कहते हैं? वो बीमारी जो कैरेक्टराइज्ड हो बाय ए सडन ऑनसेट आर ए रैपिड कोर्स। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, वो सुबह बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो है ना क्या हो गया है, इवनिंग के टाइम पे उसको क्या हो गया है, उसको कोई बीमारी डायरेक्टली आ गई है, अचानक सी आ गई है, तो इसको हम फिर कौन सी डिजीज़ कहेंगे? एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। क्लियर है? वो कोई भी डिजीज़ हो सकती है, लेकिन उसका जो है ना करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये सडन ऑनसेट होगा। मतलब इस तरह नहीं होगा कि सालों से वो बीमार था और उसकी जो है ना इवनिंग में कुछ उसकी हालत ख़राब होगी, फिर ये एक्यूट में नहीं है। मतलब ये है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट कहेंगे। एक सडन ऑनसेट है, दूसरा इसका ये है कि रैपिड कोर्स होगा। मतलब क्या है कि ये रैपिडली जो है ना ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है ना? रैपिडली इसका मतलब ये है कि ये या तो ख़त्म हो जाएगा या जो बंदा है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन मोस्टली रैपिड कोर्स का मतलब ये है कि ये डिज़ीज़ खुद ब खुद, या आप अगर इसको ट्रीट करेंगे तो ये खुद ब खुद वो डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, एक्यूट की समझ आ गई है ना? ये एक्यूट किसे कहते हैं? बस कोई बीमारी सडन आ जाए और जल्दी से जो है ना या तो ठीक हो जाए या आपकी मौत वाक़या हो जाए, तो इसको हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक किसे कहते हैं? क्रॉनिक का मतलब ये है कि स्लो ऑनसेट हो। मतलब सालों से आपका डिजीज़ स्लोली 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 डिवेलप हो रहा है। मिसाल के तौर पर किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर की, तो वो क्या होते हैं, उसमें साल लग जाते हैं। उसकी जो डिज़ीज़ है वो स्लोली स्लोली किडनी को ख़राब कर रही होती है, स्लोली ख़राब कर रही होती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या हो, लॉन्ग हो। सही है? इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो हेपेटाइटिस, ठीक है, जो HIV है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये क्रॉनिक डिजीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्लोली स्लोली आपको आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगे, प्रोग्रेशन करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज़। अच्छा, कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ है जिसका नाम है आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक किसे कहते हैं? वो वाली डिज़ीज़ जिसका कोई काज का पता ना हो, डिजीज़ विद अननोन काज, इसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक। अगर आपको ये वर्ड यूज़ हो कि मिसाल के तौर पर आपको कि कहे कि ये वाली जो बीमारी है ये आइडियोपैथिक है, तो आइडियोपैथिक का क्या मतलब होगा कि ये वाली जिस बीमारी की ये बात कर रहा है, इसकी कोई काज अभी तक मालूम नहीं है। अच्छा, टेराटोजेनिक क्या है? डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रग्स दैट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर एंड हार्म द फीटस। टेराटोजेनिक क्या चीज़ है? वो एक इफेक्ट है, ये एक बीमारी है, ये एक असर है जो कॉज होती है ड्रग की वजह से। मैंने फार्माकोलॉजी में आपको एग्जांपल दिया था एस्प्रिन का। तो कोई अगर बंदा है वो एस्प्रिन दे रहा है, तो वो एस्प्रिन क्या कर सकता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और फीटस को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। सो द टेराटोजेनिक इज़ ए डिजीज दैट इज़ कॉज्ड बाय ड्रग ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ प्लेसेंटा एंड हार्मिंग द फीटस। क्लियर? अच्छा, कंटीजियस किसे कहते हैं? अच्छा, ये वाला ये जो डिज़ीज़ है ना, ये कंटीजियस का वर्ड आजकल बहुत यूज़ हो रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कोविड-19 जो है ना ये असल में कंटीजियस है। कंटीजियस उस बीमारी को कहते हैं जो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट और इंटीमेट और कांटेक्ट विद द स्किन। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं या गले मिल रहे हैं या उसके साथ जो है ना बात कर रहे हैं, उसकी कफ जो ड्रॉपलेट्स है उसकी वजह से ये आप में ट्रांसमिट हो सकता है। आपने सुना होगा कोविड-19 में ये आप लोगों को बता रहे थे कि आपने क्या करना है, हाथ नहीं मिलाना, किसी की जो है ना नज़दीक नहीं जाना। तो ये क्यों बता रहे थे? क्योंकि कुछ डिजीज़ बहुत ज़्यादा कंटीजियस होते हैं, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, तो वो ट्रांसमिट हो जाते हैं या आपकी कोई जो है ना स्किन कांटेक्ट आ जाए, तो इसकी वजह से ये जो है ना ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है? सो कंटेजियस वो वाली डिजीज़ जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो या इंटीमेटली ट्रांसफ़र हो या कांटेक्ट विद द स्किन की वजह से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो, इसको हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज़। वेनरल डिजीज़ किसे कहते हैं? सो वेनरल डिजीज़ आर दोज डिजीज़ विच ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट।
अब अगर आपने देखा होगा एसटीडीज़ की हमने बात की थी ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो पब्लिक हेल्थ के जो स्टूडेंट है उनको पता होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो एड्स है ये क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है और इसमें इस तरह से नहीं है, मोस्टली जो है ना ये ट्रांसमिट होते हैं इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से। लेकिन जो अगर कोई मैरिड कपल है और एक बंदे को उसमें जो है ना क्या है एड्स है, तो वो दूसरे बंदे को जो उसका जो है ना पार्टनर है उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेनरल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज़ किसे कहते हैं, वो वाली डिजीज़ जो काज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, पैथोजेनिक का मतलब है कि वो वाले जो डिजीज़ कॉज करेंगे। क्लियर है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिज़ीज़ कॉज हो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या है, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हो गया, इसके अलावा और भी है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय एनी एजेंट, फॉर्मिटीज़ या वेक्टर। इसमें कोई दूसरा चीज़ इन्वॉल्व हो, कोई वेक्टर इन्वॉल्व हो, कोई फॉर्मिटीज़ इन्वॉल्व हो। मतलब क्या है कि अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है ना वो किस चीज़ की वजह से ट्रांसमिट होता है, एनाफिलिस मॉस्कीटो की वजह से। क्लियर है ना। सो एनाफिलिस मॉस्कीटो क्या चीज़ है, ये वेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है। अगर एक बंदे को मिसाल के तौर पर एक नंबर बंदे को क्या है, एक इसको जो है ना मलेरिया है, ठीक है, और जब ये दूसरे को ट्रांसमिट होगा ना तो यहाँ पे एक मॉस्कीटो आएगा, एनाफिलिस मॉस्कीटो। तो ये यहाँ पे क्या चीज़ है, ये ट्रांसमिशन में ये वेक्टर का जो है ना किरदार अदा करेगा। क्लियर है। तो जब भी कोई दूसरी चीज़ इस ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ में इन्वॉल्व हो तो इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। चलो इस आज का जो लेक्चर है ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर इसकी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ द पैथोलॉजी, जिसका जो है ना डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। और अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो रिलेटेड टू दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और जितना भी हम डिस्कस करेंगे आगे वो इन्फ्लेमेशंस हो गए जो आपके सिलेबस के मुताबिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे, अस्सलाम वालेकुम।